फोकस यहां पे रखिए कि राजस्थान के गणेश्वर में 2800 बीसी में किसने दी थी डेट? डीपी अग्रवाल ने। उसके अनुसार कांतली नदी पर यह सभ्यता है, ताम्रयुगीन और प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता है। अग्रवाल जी ने, आरसी अग्रवाल जी ने 1977 में इसकी खोज करी थी और विजय कुमार जी ने इसका व्यापक उत्खनन किया था 11 वर्षों तक, ठीक है, 1978 से लेके 89 तक। फिर इसको पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है, ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। किसने कहा था? विजय कुमार जी ने। फिर कौन कौन सी प्राप्तियां हुई है इसमें? जो प्राप्तियां हुई है वो कृपस्वर्णी अलंकृत मृद्भांड की प्राप्ति हुई है, जो काले और नीले रंग के थे। यहाँ की जो सामग्री हमें ताम्र सामग्री में प्राप्त होती है उससे 99% अपने को तांबा प्राप्त हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर दोहरी पेचदार सिरे वाली पिन और बांध के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं, और यहाँ पे 2000 से ज्यादा ताम्र आयुध और उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो ये चीज अपने को गणेश्वर बेराट का रिवीजन करवा देता हूं। बेराट जो है लोहयुगीन महाजनपद कालीन मौर्य कालीन सिटी था, मौर्य कालीन शहर था, जिसकी सबसे पहले कैप्टन बर्ट ने यहां पर खोज प्रारंभ करी थी। कैप्टन बर्ट ने बीजक डूंगरी में भाब्रू शिलालेख की खोज की थी, जो एएसबी कलकत्ता में पहुंचा दिया गया था। बाद में कनिंगम के इंटरेस्ट पर, कनिंगम की अभिरुचि थी इस क्षेत्र में, तो कार्लाइल यहां पर पहुंचते हैं 1871 में और भीम डूंगरी का उत्खनन करते हैं। यहां पर भी एक और शिलालेख प्राप्त होता है उनको, ठीक है। ये शिलालेख ढंग से पढ़ा नहीं गया, सेकंड वाला शिलालेख, है ना, क्योंकि वो बहुत खंडित अवस्था में प्राप्त हुआ था। फिर 1910 में भंडारकर आते हैं और भंडारकर ने जो है यहां पर भी व्यापक उत्खनन करते हैं 1910 में। फिर इन्होंने जो है इसे मत्स्य जनपद की राजधानी बताया था। किसको? विराटनगर को मत्स्य जनपद की राजधानी। ये वही वाला बेराट है जिसको आज अपन बेराट के नाम से जानते हैं, पहले विराटनगर के नाम से फेमस था। तो ये वाली बात जो है इसकी पुष्टि कौन करते हैं? भंडारकर करते हैं। फिर इसके बाद डीआर साहनी आते हैं। डीआर साहनी ने यहाँ पर गोलाकार बौद्ध स्तूप खोज करे थे। फिर 1962-63 में नीलरत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित द्वारा व्यापक उत्खनन होता है। फिर बीजक की डूंगरी पे 1999 में राजस्थान पुरातत्व विभाग के बहुत सारे उत्खनन करता थे, उन्होंने मिलके जो है 1999 में यहाँ पर बहुत सारा उत्खनन किया था। किस पर? सिर्फ बीजक डूंगरी पर। तो बीजक डूंगरी से फिर अपने को पुष्टि किसकी मिलती है? यहाँ पर एक गोल बौद्ध मंदिर था जिसको अपन स्तूप कहते हैं, स्तूप और मठ वहां पे प्राप्त हुआ है। स्तूप में जो है एक स्वर्ण मंजूषा प्राप्त हुई है जिसमें बुद्ध की अस्थियां रखी है, ऐसा माना जाता है। और ईंटें जो है उनका जो अनुपात, जो स्तूप जो वहां पे मिट्टी वो बनी हुई थी ना, वो जो बिल्डिंग आर्किटेक्चर स्तूप का, वो वहां पे जो ईंटें यूज की गई थी उसका रेशियो वही रेशियो है जो अपने को सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त होता है। फिर अपने को कुछ प्राप्तियां हुई है कि यहाँ पर अपने को लगभग सूती वस्त्र में 36 सिक्के प्राप्त हुए हैं, है ना। एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, देखो बेटा ये ध्यान रख लेना कि सूती वस्त्र में बंधे हुए सिक्के एक तो यहाँ पे मिलते हैं, एक बालाथल में भी अपने को प्राप्त होते हैं, बालाथल, ठीक है। तो राजस्थान में 2 स्थानों से सूती वस्त्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं प्राचीन काल में। तो वो एक तो ये है बेराट है और एक बालाथल है, ध्यान रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर इसके बाद अपन, क्योंकि अपने सिलेबस में नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, मेरे बस हिस्ट्री ऑप्शनल वाले बच्चों को भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए। फिर मिट्टी में पात्र, थालियां, लोटे, मटके, कुंडियां, घड़े प्राप्त हुए हैं। मिहिर कुल द्वारा विध्वंस की यहाँ पे जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ पर जो है वैनसांग आता है कब? 634 में, और वो 8 मठ का उल्लेख करता है। कितने मठों का उल्लेख करता है? 8 मठों का। फिर शंख लिपि का व्यापक प्रयोग हुआ है। पाषाणकालीन शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं जिसमें विभिन्न रेखांकित चित्र प्राप्त होते हैं अपने को, हाथी घोड़ा जो भी अपने को प्राप्त होते हैं वो सब प्राप्त होते हैं। फिर नॉर्दर्न ब्लैक पेंटेड वेयर का ये है जो है सेंटर माना जाता है, केंद्र माना जाता है, प्रमुख केंद्र, क्या? विराटनगर या बेराट। फिर यहाँ पर मुगलकालीन दरवाजा टकसाल प्राप्त हुई है अकबर के समय की, है ना, टकसाल जिसपे बेराट लिखा होता था, है ना, वो वाली टकसाल। मानसिंह का दरवाजा यहां से हमें प्राप्त होता है। अब इन दोनों सभ्यता में अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो तो आप बताइए। ये अपना एक लेक्चर हो गया कंप्लीट। अगली वाली सभ्यता में अपन कालीबंगा और आहड़ को, ये आज बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कशन हो गया, अगली वाली जो क्लास है अपन कोशिश करेंगे उसको और शॉर्ट करने का प्रयास करेंगे ताकि आप बोर ना हो। तो कालीबंगा और आहड़ वाला जो है अपन कल पूरा लेक्चर देख लेंगे, और कोई भी आपको समस्या हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज डालिए, और हम प्रयास करेंगे कि आपका उत्तर लेने का, उत्तर पे आपके जो भी आपको हमारी तरफ से राय हो सकती है वो हम देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अपन कल नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। तो आहड़ सभ्यता में अपने को न सिर्फ आहड़ पढ़ना है, आहड़ के अलावा ओझियाना, गिलुंद और बालाथल 3 स्थल और पढ़ने, ठीक है। आहड़ सभ्यता के बारे में अगर अपन देखें, लगभग 1700 से लेकर 1900 बीसी के बीच की, 1900 से लेकर 1700 बीसी के आसपास की है। आयड या बेडज नदी पर स्थित है, लेकिन इसको बना सभ्यता क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो इसके जो विभिन्न स्थल है ना,
वो बनास नदी और उसके ट्रिब्यूटरी वाले जो रीजन है उसी में पड़ते हैं, है ना। ट्रिब्यूटरी मतलब उसकी जो सहायक नदियां हैं, बनास और उसकी सहायक नदियों के अपने घाटियों में अपने को ज्यादातर इसके स्थल पाए गए हैं आड़ के, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं अपन, बनास सभ्यता। फिर इसको आयड और बेड़द नदी के किनारे अपन ने बोला। फिर ये ताम्र सभ्यता है, या तांबे के साथ साथ पाषाण का उपयोग ज्यादा करते हैं, तो ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता है, ठीक है। प्राचीन नाम ताम्रवती था। 10वीं 11वीं शताब्दी में इसको आघाटपुर कहा जाने लगा, बाद में इसको धूलकोट कहा जाने लगा। फिर उसका उत्खनन ए के व्यास ने 1953 में किया। 1961-62 में दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर थे HD सांकलिया, बहुत महत्वपूर्ण, और RC अग्रवाल दोनों ने मिलकर इसको राजस्थान पुरातात्विक विभाग और मेलबर्न विश्वविद्यालय के साथ मिलकर एक व्यापक उत्खनन किया, ठीक है। इसमें कुछ प्राप्तियां प्राप्त हुई, जहां पे गोरे और कांठे, जो गोरे और कोंठे या बखोट किसको बोलते थे, जो यहाँ पे लाल भूरे काले मृदभांड, जो BRW मृदभांड अपने को मिले उनको, ठीक है। यहाँ पर विदेशी व्यापार मिलता है अपने को 300 से लेके 100 BC के आसपास का, इसकी पुष्टि अपने को 6 यूनानी मुद्राओं से मिलती है, जिसमें एक और त्रिशूल, दूसरी ओर अपोलो देवता छपे हुए थे। यूनानी लेख भी यहाँ से प्राप्त हुए। बनासियन बुल, टेराकोटा के बनासियन बुल व्यापक रूप से प्राप्त हुए हैं, कहां से, आहर से। फिर कृषि में जौ और बाजरे का व्यापक उपयोग और चावल का उपयोग जो है अपने को यहाँ की यूनिक इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे चावल का उपयोग है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर गिलुंद को अपन बोलते हैं मोड़ी या मगरी। 1900 से लेकर 1700 BC टाइम का इसका टाइम पीरियड था। 1957-58 में बीबी लाल द्वारा ये पहली बार उत्खनन किया गया था। 98-99 में VS सिंधे और ग्रेगरी पॉल भी यहाँ पे उत्खनन करते हैं। मृदभांड की लगभग 500 संस्कृतियां मिल जाती है, सादे काले भूरे पॉलिश द्वार और काले लाल चित्रित मृदभांड, ठीक है। इसके अलावा हाथी दांत की चूड़ियां, खिलौने टेराकोटा के, प्रस्तर की गोलियां, अस्त्र शस्त्र, तांबे के अस्त्र शस्त्र भी अपने को यहाँ से प्राप्त हुए। फिर बालाथल जो है ताम्रपाषाण काल में 1800 BC में यहाँ पे सभ्यता पनपती थी, और लोहे के काल की जो सभ्यता है वो 600 BC के आसपास की थी, है ना। बेडस नदी के किनारे बालाथल अवस्थित है। और हड़प्पा जो है, यहाँ पर हड़प्पा का प्रभाव व्यापक पाया जाता है। खोज इसकी की थी VN मिश्र ने 1962-63 में, उत्खनन किया था 1993 में पूना विश्वविद्यालय के VN मिश्र द्वारा। लोहा गलाने की 5 भट्टियां यहाँ से प्राप्त हुई है। 11 कमरों का भवन प्राप्त हुआ है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, दुर्ग, ठीक है। कुष्ठ रोगी का कंकाल भी अपने को 2000 BC के आसपास का मिलता है। हाथ से बना हुआ वस्त्र यहाँ से प्राप्त हुआ है, ये यूनिक चीज है यहाँ की। योगी की मुद्रा में सवादान की भी प्राप्ति होती है। ओजियाना जो शहर है ना, एक मैंने पिछली बार आपको जब विराटनगर या पढ़ाया था ना, बेराट, वहां से भी अपने को बुने हुए वस्त्र में, बेराट से भी अपने को वस्त्र में अपने को सिक्के बंधे हुए प्राप्त हुए थे, है ना। यहाँ पे भी हाथ से बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, बेराट से भी अपने को प्राप्त हुआ है। फिर योगी की मुद्रा में सवादान भी अपने को बालाथल से प्राप्त हुए हैं। फिर ओजियाना जो है 700 BC से लेकर 200 AD तक का जो है टाइम पीरियड ओजियाना का है। बदनौर में पास्टे नदी के तट पर था, लेकिन ये एक ऐसा तट था जो नदी घाटी में अवस्थित न होकर पहाड़ी पर अवस्थित था, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर इसके अलावा गाय बैल की मृण मूर्तियों में सफेद अंकन अपने को यहाँ पे मिल जाता है। मन के मिलते कार्नेलियन और फियोन्स के, बहुत सारे पत्थरों के भी मन के प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा चूड़ियों में जो है शंख और तांबे की चूड़ियां बनाई जाती थी। अगर कोई पूछ ले हाथी दांत की चूड़ियां, वो गिलुंद, और शंख और तांबे की चूड़ियां ओजियाना में अपने को मिली, ठीक है। और आभूषण भी यहाँ से प्राप्त हुए। ये था अपने आज का लेक्चर। अब इसमें कोई तकलीफ हो, कोई दिक्कत हो, कोई जो कालीबंगा है वो हनुमानगढ़ जिले में अवस्थित है। LP टेसीटोरे ने इसकी खोज करी थी। 1951-52 में अमलानंद घोष द्वारा जो है इसका पहली बार जो है एक्सकेवेशन किया गया था, उत्खनन किया गया था, जो स्वतंत्र भारत का दूसरा प्राचीन उत्खनन था। इसके अलावा 1961 से 69 तक जो है 9 सत्रों में इसका व्यापक उत्खनन किन 3 लोगों ने किया था, एक तो BK थापर, एक JP जोशी और एक BB लाल, इन तीनों ने किया था। ये जो सभ्यता है वो घग्गर नदी के बाएं तट पर अवस्थित है। और भारत का जितने भी सांस्कृतिक अपने सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्र थे, उनमें तीसरा सबसे बड़ा शहर है आफ्टर राखीगढ़ी और धोलावीरा, ठीक है। फिर 5 सांस्कृतिक स्तरों पर जो है इसकी खुदाई अपने को इसके सांस्कृतिक स्तर प्राप्त होते हैं। 5, 2 प्राक हड़प्पा से संबंधित थे और 3 हड़प्पा से संबंधित थे, ठीक है। और इसमें जो प्रमुख प्राप्तियां हुई है, एक है जुता हुआ खेत, जिसमें 2 फसलें एक साथ बोने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो गेहूं और जौ और चना और सरसों दोनों को साथ बोते थे। इसके अलावा सेल खड़ी और मिट्टी की मोहर प्राप्त हुई है, जिसमें सिंधु कालीन जो है लिपि लिखी जाती थी, जो दाएं से बाएं चलती थी, ठीक है, सिंधु कालीन लिपि। फिर इसके अलावा एक अपने को खिलौना गाड़ी प्राप्त हुई है, जिसमें
पहिया भी लगा हुआ था। तो खिलौना गाड़ी से अपने को ये प्राप्त हुआ है कि भाई अपने को पता लगता है कि यहाँ पर गाड़ियां भी चलती होगी ऐसे। फिर सिलबट्टा मिला है, एक पल्ले वाला दरवाजा मिला है। हनुमानगढ़ जिला केंद्र है, उससे दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र की दिशा की तरफ है। और कालीबंगा जो है, जो जुता हुआ खेत है, वो कालीबंगा से दक्षिण पूर्व की ओर है। फिर संग्रहालय यहाँ पे 1985-86 में संग्रहालय बना दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी विशिष्ट प्राप्तियां हुई। ये सब विशिष्ट प्राप्तियां हैं इसकी, जो मैं अपन डिस्कस कर रहे हैं। फिर कालीबंगा जो वाला जो एरिया है, उसमें दोहरी रक्षा प्राचीर प्राप्त हुई है, जिसमें एक साइड पश्चिमी साइड दुर्ग टीला प्राप्त हुआ है और पूर्वी साइड अपने को सामान्य नगर टीला प्राप्त हुआ है। यहाँ पर जो है अलंकृत ईंटें जो है फर्श में लगाई जाती थी। ठीक है, तो पूरी पूरी भारत की या पूरे जितनी भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स है ना, उसमें अलंकृत ईंटें यहाँ के अलावा कहीं नहीं मिली। ठीक है, तो अलंकृत ईंटें यहाँ पे मिली है। फिर यहाँ पर दो टाइप के बेल मिले, एक तांबे का बेल मिला जो इनकी धातु का उच्च ज्ञान को दर्शाता है, और एक मिट्टी का बेल मिला, वो खिलौना बेल था जिसका सिर खुलता था। फिर लकड़ी की नालियां यहाँ पे अपवाद स्वरूप प्राप्त हुई है, क्योंकि प्राक सभ्यता है, दीनहीन सभ्यता है, इसलिए इन्होंने नालियां नहीं बनाई थी, बाद में लकड़ी की नालियां बनाई थी इन्होंने इसको। फिर इसके बाद अपन देखते हैं कि यहाँ पे अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई, आयताकार अग्नि वेदिकाएं थी। विकसित हड़प्पा का जो साइन था वो ये था। ठीक है, विकसित हड़प्पा का साइन यही था कि वो अग्नि वेदिकाओं में यज्ञ कर रहे थे, और वहां पर स्वास्तिक का चिन्ह भी अपने को प्राप्त हुआ है। मुद्रा पर व्याघ्र का अंकन प्राप्त हुआ है। बच्चे की खोपड़ी में 6 छिद्र प्राप्त हुए हैं, जो कि मस्तिष्क की शोथ बीमारी का जो है शल्य क्रिया की गई थी। फिर भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य भी अपने को यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। ऊंट की हड्डियां भी यहाँ पे प्राप्त हुई है। किसकी? ऊंट की अस्थियां यहाँ प्राप्त हुई है। हाथी दांत यहाँ पर प्राप्त हुआ है। इसके अन्य नामों में देखते हैं तो बंगन या चूड़ियों का कारखाना, इसको मिट्टी की चूड़ियों का कारखाना यहाँ पर था। दीनहीन सभ्यता इसको बोला जाता है, क्योंकि प्राक हड़प्पन प्राप्तियां यहाँ पे ज्यादा प्राप्त हुई है। कच्ची ईंटों का यहाँ पे इस्तेमाल बहुत व्यापक तरीके से किया जाता था, और जल निकासी की भी कोई व्यवस्थित जो है सुनियोजन नहीं था जल निकासी का भी, इस वजह से इसको दीनहीन सभ्यता बोला जाता है। फिर अपन इसको काउंटर कैसे कर सकते हैं कि भाई ये प्राक हड़प्पन सिटी है, तो पुराने टाइम के लोगों को तो कम ही ज्ञान होता है इस चीज का, है ना, तकनीकी रूप से वो कमजोर होते ही हैं। तो जब बाद के जो लोग सभ्यता के रूप में विकसित होते गए, तो उन्होंने नालियां बनाना और ईंटों को पकाना भी सीख लिया होगा। इसी वजह से दीनहीन सभ्यता आज कहलाती है। फिर अपवाद क्या है, यहाँ पर जो है पक्की सड़कें अपने को प्राप्त होती है, ये इसका अपवाद है। ठीक है, वो पक्की सड़क कब की है? जो विकसित हड़प्पा है उस समय की। फिर तीसरी राजधानी दशरथ शर्मा ने बोला था। मृदभांड परंपरा में अपन देखते हैं तो गुलाबी मृदभांड, सोती मृदभांड यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। ये विशिष्ट मृदभांड थे, जो अच्छे लोग होते थे, पैसे वाले, उनके पास ये मृदभांड होते थे। फिर एक लाल काले मृदभांड होते हैं, BRW, सामान्य लोगों के पास यही मृदभांड होते थे। फिर सेंधो लिपि युक्त मृदभांड थे, जो ओवरलैपिंग करते हुए अपने को प्रतीत होते हैं। अंत्येष्टि परंपरा में समाधान की 3 परंपरा प्राप्त होती है। पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान, दाह संस्कार, मैंने आपको समझा दिया तीनों क्या होते हैं। युगल समाधान मैंने समझा दिया, प्रतीकात्मक समाधान मैंने समझा दिया। ठीक है, तो ये समाधान की अंत्येष्टि परंपरा थी। अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। गुर्जर प्रतिहार 6वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक भारतीय क्षेत्र में जो है इन्होंने विदेशी आक्रांताओं से रक्षा करी थी। इसलिए जो आक्रांताओं से रक्षा करता है वो कौन कहलाता है? प्रतिहार। द्वारपाल के रूप में कार्य किया था, इसलिए इनको प्रतिहार कहा जाता है। इनकी जो उत्पत्ति है वो स्कंद पुराण के हिसाब से इन्होंने जो है पंच द्रविड़ों में इसको स्थान दिया गया है। नीलकुंड, राधनपुर, देवली, करड़ा में गुर्जर जो प्रतिहार शासक है उनको गुर्जर कहा गया है। एहोल अभिलेख रवि कीर्ति का पुलकेशिन सेकंड द्वारा खुद जो शासक था उसके द्वारा एहोल अभिलेख खुदवाया गया था, उसमें भी गुर्जर ये प्रतिहारों का जिक्र अपने को प्राप्त होता है। वैनसांग इसको कूचेलो कहता है। अरब यात्री इनको जुर्ज अल गुजर कहते हैं। ईरानी मान्यता कौन देता है कि ये ईरान से संबंधित थे? वो कैनेडी देता है। शक और यूची संबंधित मान्यता देता है कनिंगम। हूणों को कौन मानता है जो गुर्जर प्रतिहारों के वंशज से? कि हूण जो थे वो थे स्मिथ, ब्यूलर और हर्ले। ये तीनों कौन क्या मानते हैं कि जो हूण है वो गुर्जर प्रतिहारों के असेंडेंट थे, मतलब उनके पूर्वज थे। ठीक है, फिर विदेशी गुर्जर जाति का कौन मानता है? डॉक्टर भंडारकर। भारतीय मूल के मानते हैं के मुंशी, दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा। लक्ष्मण के वंशज मानते हैं ग्वालियर और घटियाला अभिलेख। फिर इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों में ओछिया मंदिर 7वीं से लेकर 10वीं शताब्दी, महावीर मंदिर जो है वत्सराज द्वारा बनवाया जाता है, हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। इनके मूल स्थान के बारे में देखते हैं तो गुजरातरा वाला क्षेत्र, जोधपुर और घटियाला वाले अभिलेखों में अपने को ये प्राप्त होता है। मंडोर वाला क्षेत्र को मानता है मूल स्थान HC राय,
उज्जैन वाले क्षेत्र को संतन ताम्रपत्र। इनकी 26 शाखाओं का जिक्र मिलता है। मंडोर के प्रतिहारों में अपन देखते हैं तो घटियाला वाला अभिलेख और जोधपुर वाला अभिलेख दो ही इसके सोर्स माने जाते हैं। हरिश्चंद्र को रोहिला सिद्ध इनका आदि पुरुष कहा जाता है। 2 शादियां करी थी, ब्राह्मणों से ब्राह्मण प्रतिहार, क्षत्रिय कन्या से या भद्रा से क्षत्रिय प्रतिहार पैदा हुए। और क्षत्रिय प्रतिहारों में भोगभट्ट, कदल, रज्जिल, दद्द ये 4 प्रमुख शासक हुए। रज्जिल द्वारा मंडोर की विजय प्राप्त करी गई और इसका जो रज्जिल का पोता था नागभट्ट फर्स्ट पहला प्रतापी शासक था, मेड़ता को राजधानी बनाता है। उसकी जो पत्नी है वज्जिका देवी वो 2 बेटों को जन्म देती है। एक तात जो सन्यासी बन जाता है, भोज बाद में शासन संभालता है, ठीक है। इसके बाद शिलूक जो है वो वल्ल मंडल क्षेत्र में देवराज भाटी को हराता है और बाद में शिलूक के 2 पुत्र हुए हैं, बाउक और कक्कुक। बाउक द्वारा भोकुपा के युद्ध में राजा मयूर को हराया जाता है। 837 में जोधपुर प्रशस्ति खुदवाता है। जोधपुर दुर्ग का जो परकोटा है जो जोधपुर प्रशस्ति में रखा गया है वो मूलतः तो मंडोर के विष्णु मंदिर में रखी गई थी। फिर कक्कुक में बड़नायल क्षेत्र में कक्कुक भूलों की बस्तियों को जलाकर शांति स्थापना करता है। घटियाला और मंडोर में जय स्तंभ खुदवाता है और बहुत सारी जो क्षेत्र है ना मरु, मांड, वल्ल, तमणी, अज्ज, गुजराता प्रदेश इन सब में वो लोकप्रिय रहता है और इन सब में जो है वो राजनीतिक अपनी उपलब्धियां हासिल करता है। फिर मंडोर का जो अभिलेख है 1145 का वो सहजपाल चौहान का वहां से प्राप्त होता है। तो उसी की वजह से अपने को ये मिलता है, ये प्राप्त होता है कि यहाँ पर चौहानों का जो है डोमिनेंस दिखने लगता है। फिर इंदा प्रतिहार शाखा के पास मंडोर दुर्ग होता है। 1395 में वो हम्मीर प्रतिहार के आक्रमणों से दुखी होकर चुंडा राठौड़ को दहेज में दे देते हैं। तो ये था आज का अपना गुर्जर प्रतिहार राजवंश और इसी के साथ आज का ये लेक्चर खत्म। चौहानों की उत्पत्ति संबंधित हमने पूरा रिवीजन एक बार कर लिया था, फिर भी मैं करा देता हूँ। अग्निकुंड की जो मान्यता है वो चंद्रप्रदाय की पृथ्वीराज राष्ट्र से अपने को प्राप्त होती है। इसके अलावा सूर्यमल्ल मिश्रण और नैन्सी द्वारा इस मान्यताओं को पुष्टि की जाती है। इसके अलावा सूर्यवंशी जो मान्यता है वो डॉक्टर ओझा, पृथ्वीराज विजय, बेदला और विग्रहराज के शिलालेख द्वारा मान्यता प्राप्त की जाती है। इसके अलावा इंद्रवंशी जो मान्यता है वो रायपुर का सेवाड़ी अभिलेख देता है। चंद्रवंशी मान्यता हांसी और अचलेश्वर के लेख देते हैं। ब्राह्मण वंशी मान्यता बिजोलिया, कायम खां रासो से प्राप्त होती है। उसी के आधार पर दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, डीआर भंडारकर ने ब्राह्मण वंशी मान्यताओं को पुष्टि दी। विदेशी जो उत्पत्ति का सिद्धांत है चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित सक्सीथियन मान्यताएं देते हैं कर्नल टोड, ठीक है, स्मिथ, वीए स्मिथ और विलियम क्रुक। इसके अलावा जो है चौहानों के संस्थापक कौन थे? वासुदेव चौहान 551 एडी के आसपास सांबर में जो है इस चौहान वंश की स्थापना करते हैं। वंशावली में अपन ने देख लिया था कि अर्णोराज की 2 रानियां थी, एक सुधवा देवी थी, एक कांचन देवी थी। सुधवा देवी से विग्रहराज चतुर्थ और जगदेव की उत्पत्ति होती है। जगदेव का बेटा बाद में पृथ्वीराज सेकंड जो है वो भी शासक बनता है। कांचन देवी से सोमेश्वर और सोमेश्वर से जो है पृथ्वीराज थर्ड, ये सब शासक बनते हैं, ठीक है। अजय राज के बारे में अपन देख लेते हैं। 1105 से लेकर 33 तक शासन का भार संभालता है। 1113 में अजय मेरू शहर की स्थापना करते हैं और अजय मेरू नाम का गढ़ बनाते हैं जिसको गढ़ बीटली भी कहा जाता है, ठीक है। चौहानों की राजधानी सांबर से जो है अजय मेरू स्थानांतरित की जाती है। सिक्कों वाला राजा कहा जाता है। श्री अजय देव नाम के चांदी के सिक्के चलवाए थे। सोम रेखा सोमलवती का पीछे चित्रण पाया जाता है। अजय प्रिय ब्रह्म नाम के तांबे और चांदी के सिक्के चलाए थे। इसके अलावा इसको चौहानों का निर्माण काल जो है किसने कहा है? गोपीनाथ शर्मा ने कहा है अजय राज के शासन को। इसके अलावा ये अपने आप को चक्रवर्ती सम्राट कहता था। इन्होंने क्या किया ऐसा काम? इन्होंने मालवा के नरवर्मन परमार को हरा के उनके सेनापति सुलहन को बंदी बना के अजमेर ले आए थे। इसके अलावा गजनी के आक्रमण को जो है नेस्त नाबूद करके अजय प्रिय ब्रह्म नाम के चांदी और तांबे के सिक्के चलाए थे। फिर शैव धर्म जो है, शैव धर्म को खुद मानते हैं लेकिन धार्मिक रूप से बहुत ज्यादा सहिष्णु है। पार्श्वनाथ मंदिर में सुवर्ण कलश भेंट करते हैं। इसके अलावा जो शास्त्रार्थ हुआ श्वेतांबर और दिगंबरों में, उस शास्त्रार्थ की अध्यक्षता कौन करते हैं? अजयराज करते हैं। पुनः आनाजी जो है इनको 1133 में वापस ये सम्राट बना के खुद पुष्कर में चले जाते हैं, वहां पे तपस्या करते हैं। 1140 में खुद देह छोड़ देते हैं, ठीक है। तो 1133 में वापस अर्णोराज बन जाते हैं। इनकी उपाधि थी महाराजाधिराज परम भट्टारक परमेश्वर। बहुत ज्यादा वीर आदमी थे पर इनके प्रमुख दरबारी थे देवबोध, धर्मबोध। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। धर्मबोध के आह्वान पर खट्टर गज जो शाखा है जैन धर्म की, उस शाखा में बुद्ध अनुदान किया जाता है। किसके द्वारा? अर्णोराज द्वारा। इनकी जो प्रमुख विजय है उनमें है मालवा की विजय के तहत उन्होंने नरवर्मन को वापस परास्त किया। 1135 में तुर्की आक्रमण को न्यूट्रलाइज करके, तुर्की आक्रमण को खत्म करके जो रक्त रंजित भूमि बनी, उस रक्त रंजित भूमि को जो है वो आना सागर झील द्वारा धुलवाया गया, आना सागर झील का निर्माण करवा के। इसके अलावा जयसिंह सिद्धराज चालुक्य शासक था, उसने जो है उसको हरा के कांचन देवी से विवाह किया
कुमारपाल से हार के जालन देवी का विवाह किससे किया? कुमारपाल से। ठीक है, जालन देवी किसकी पुत्री? अर्णोराज की पुत्री। फिर कुछ निर्माण कार्य करवाए, पुष्कर में आदि वराह मंदिर का निर्माण करवाया, जिसकी मूर्ति को बाद में जहांगीर जो है पुष्कर सरोवर में फिकवा देता है। अजमेर में जो है पंच मंदिर का निर्माण करवाया गया। इसके अलावा आना सागर झील का निर्माण करवाया गया। आना सागर झील के बारे में मैंने बताया, इसके एक तट पर बारादरी शाहजहां द्वारा बनाएगी और दूसरे तट पर दौलत बाग जहांगीर द्वारा बनाया गया। दौलत जो खां थे, चित्रकार थे जहांगीर के। इसके अलावा जगदेव जो है, इनको अर्णोराज की हत्या करके जगदेव शासक बनता है, जिसको चौहानों का प्रथम पितृहंता कहा जाता है। ठीक है, तो विग्रह जगदेव किससे जो है अजमेर की जनता रुष्ट हो जाती है, नाराज हो जाती है, और उनको जो उनके दरबारी थे उन्होंने निकासित कर देते हैं जगदेव को, और विग्रहराज चतुर्थ को वापस शासक बनाया जाता है। और विग्रहराज चतुर्थ की उपाधि कवि बांधव या कवि बांधव जो थी वो जयानक भट्ट द्वारा दी जाती है। इसके अलावा इनको कटिबंधु भी कहा जाता है, विद्वानों का आश्रयदाता भी कहा जाता है। इनकी जो प्रमुख विजय है वो दिल्ली और हांसी दुर्ग में तंवर तोमर, इस शासक का नाम याद रखना, तंवर तोमर को हराकर दिल्ली और झांसी का किला जीतता है। ठीक है, इसके अलावा गजनी में अमीर खुसरो शाह या हमीर को हराकर गजनी जीतता है। गजनी तो पूरा नहीं जीतता है, लेकिन उसको न्यूट्रलाइज कर देता है वहां पे, अपने आर्यवर्त को साफ कर देता है, कुल मिला के भारतीय क्षेत्र से बाहर निकाल देता है गजनी के शासक को। इसके अलावा भदानक जनजाति पंजाब वाली को न्यूट्रलाइज करता है। फिर मलेच्छों को परास्त करके आर्यवर्त को आर्यों के रहने योग्य बनाता है, और अपने आगामी वंशजों से ही अपील करता है कि वो भी भारतीय क्षेत्र को जो मलेच्छ हैं उन आक्रमणों से बचाकर रखें। इसके अलावा इनको भारत का पहला चौहान शासक कहा जाता है। चौहानों का स्वर्ण काल इन्हीं के शासन को कहा जाता है, और किलहोर्न जो है इनकी तुलना कालिदास से करता है। इसके दरबारी कवियों में सबसे महत्वपूर्ण है सोमदेव जिन्होंने ललित विग्रहराज लिखी। ललित विग्रहराज इंद्रपुरी यानी दिल्ली की राजकुमारी देसल देवी की और विग्रहराज चतुर्थ की प्रणय कथा के बारे में वर्णन मिलता है। इसके अलावा नरपति नाल बिसलदेव रासो की जो है रचना है। राजा भोज की पुत्री राजमती और विग्रहराज चतुर्थ की प्रणय कथा है। इसके अलावा हरिकेली नाटक खुद ने लिखा है ना, भारवी की किरातार्जुनीयम पर आधारित नाटक है। ठीक है, इसके अलावा इनके जो निर्माण कार्य है उनमें देखते हैं तो बिसलपुर बांध का निर्माण कराया, और बिसलपुर नामक शहर का जो है बसावट भी इन्हीं की देन है। बिसल देव खुद है, इसलिए बिसल नाम से शहर बसा रहे हैं। ठीक है, अजमेर में सरस्वती कंठाभरण पाठशाला बनाई, और इन्होंने जो है साहित्यिक सम्मेलन का आयोजन करवाया पद्मनाथ ने, तो उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? अपने सोमदेव। ठीक है, ये अपने विग्रहराज। ठीक है, अजयराज अर्णोराज 1159 से 69 तक अपार गांगे की हत्या करके राजा बनता है, भ्रातृता भी कहलाता है। ये जो है जगदेव का पुत्र हुआ करता था। इसने जो है हांसी दुर्ग की रक्षा की थी खुसरो शाह मलिक से, जो यामिनी वंश का शासक था, लाहौर से शासन कर रहा था। वो हांसी पे अटैक करता है और उससे रक्षा करने वाला था पृथ्वीराज सेकंड। हांसी अभिलेख इसमें वहीं पे खुदवाया था। फिर इनकी एक रूठी रानी हुआ करती थी सुहा देवी, बहुत फेमस, जिसने दोहड़ अभिलेख भीलवाड़ा में खुदवाया था। और इसी की याद में जो है मैनाल में सुहेवेश्वर मंदिर का निर्माण करेगा पृथ्वीराज सेकंड। तो नेक्स्ट इसके बाद आता है शासक सोमेश्वर। ये 1169 से 77 तक शासक रहेगा, और ये कांचन देवी का पुत्र हुआ करता था। गुजरात में इसका पालन पोषण होता है, और वहाँ पर जो है कोंकण गुजरात में जो है इन्होंने अपना बचपना जिया, और उसी बचपन में इनको इनकी प्रबुद्ध बुद्धि और वीरता के कारण प्रताप लंकेश्वर की उपाधि दी गई। ये कोंकण राजा मल्लिकार्जुन के खिलाफ युद्ध में जाते हैं, वहाँ पे उसको परास्त करते हैं, और अचल राज कलचुरी जो हुआ करते थे शासक, उसने जो है अपनी पुत्री का विवाह कपूरी देवी का विवाह इनके साथ कर दिया था। ठीक है, इनकी जो प्रमुख उपलब्धियां उनमें देखें तो इन्होंने वैद्यनाथ मंदिर बनाया था त्रिदेव मूर्ति स्थापित करके, और अर्णोराज की स्मृति में बनाया था ये अजमेर में ही। ठीक है, इनके जो एक मंत्री हुआ करते थे कदम्बवास, जो बाद में पृथ्वीराज के टाइम पे भी रहेंगे, इन्हीं को कैमास भी कहा जाता है। इन्होंने जो है अहिच्छत्रपुर दुर्ग या नागौर का दुर्ग जो है वो बनवाया था, उसका निर्माण करवाया था। ठीक है, इसके भाई कानराज हुआ करते थे, जो गुजरात के शासक था प्रताप सिंह सोलंकी, उसकी हत्या कर देते हैं अजमेर में। ठीक है, इसकी वजह से भीम सिंह बदला लेने के लिए आता है और 1177 में सोमेश्वर की हत्या कर देता है। जब उसकी हत्या हो जाती है तो पृथ्वीराज थर्ड राजा बनता है। 1177 में विकट परिस्थितियों में 11 वर्षीय जो पृथ्वीराज है वो शासक बनता है, अपनी माता कर्पूरी देवी के संरक्षिका के तौर पर देखता है। और इनका जन्म होता है 1166 में, अनिल पाटन में होता है, गुजरात में। और सोमेश्वर और कर्पूरी देवी का पुत्र हुआ करता था। घोड़ा इनका नाट्यरंबा था, मंत्री कैमास, और सेनाध्यक्ष भुवने कमल, है ना, पूछा जाता है प्रश्न, इसलिए आपसे बता रहा हूँ। संरक्षिका इनकी कपूरी देवी थी, और उपाधि इनकी दलपुंगल थी, विश्व विजेता। और एक इनकी उपाधि पिथौरा भी कही जाती है, इन्हीं के नाम पे पिथौरागढ़ बनाया था दिल्ली में। और इनके भाई थे हरिराज, बहन थी प्रथाबाई, जब पृथ्वीबाई भी बोलते हैं, पृथ्वीबाई प्रभा। पृथ्वीबाई प्रभा जो है उनकी शादी मेवाड़ के सामंत सिंह से हो रखी थी।
और इनके जो प्रमुख दरबारी हैं उनमें जनार्दन बागेश्वर का नाम आता है। एक जयानक भट्ट था जिन्होंने पृथ्वीराज विजय लिखी थी, कश्मीर के थे। चंद्रबरदाय जो है इन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी थी। इनका मूल नाम बालिंद था चंद्रबरदाय का, तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है आपसे परीक्षा में। इनके प्रमुख निर्माण कार्यों में देखें तो दिल्ली में पिथौरागढ़ और संयोगिता की हवेली का निर्माण कराया। अजमेर में जो है कला साहित्य विभाग बनाया। इसके अध्यक्ष पद्मनाभ को नियुक्त किया गया। सिहला वाली गुफा जो है तारागढ़ में, ये भी निर्माण किसने कराया था? ये भी पृथ्वीराज थर्ड ने करवाया था। एक चामुंडा माता का मंदिर भी का निर्माण भी अजमेर में पृथ्वीराज थर्ड ने कराया था। चामुंडा माता जो है पृथ्वीराज थर्ड की आराध्य देवी थी। हाँ, फिर अपन देखते हैं कि अजमेर से किस तरीके से इन्होंने अपने प्रतिस्पर्धियों को हराया। तो भंडानक जनजाति थी जो पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र में थी, उनका प्रमुख था देवा। वो 1182 में अटैक करता है, तो भंडानक जाति को परास्त करता है। सॉरी। उसके बाद हरियाणा में इनके एक भाई थे नागार्जुन, जो रूट के चले जाते हैं, वो वहाँ से अटैक करते रहते हैं बार बार, तो उसको भी हराया। महोबा जो था उसमें परमर्दी देव वर्मन को 1182 में तुमुल के युद्ध में हराया। और आला उदल जो उनके सेनापति थे वो वीरतापूर्वक लड़े और इसलिए उनको सप्त चिरंजीवी कहा जाता है। और इनका पृथ्वीराज थर्ड का एक सामंत हुआ करता था पंजुन राय कछुआ, और पंजुन राय कछुआ जो है वहाँ पर प्रशासक नियुक्त करके जो है आ जाता है वापस अजमेर। ठीक है। इसके बाद कन्नौज वाले युद्ध में जयचंद गढ़वाल को हराता है। और अब इनकी जो पुत्री हुआ करती है संयोगिता, उसके साथ गंधर्व विवाह कर लेता है। एक और सिरोही के सहसमल के राजा इच्छिनी देवी हुआ करती थी, राजा की पुत्री थी इच्छिनी देवी। इच्छिनी देवी के साथ भी इसका गंधर्व विवाह होता है। ठीक है, तो दो गंधर्व विवाह करते हैं, एक तो संयोगिता के साथ, एक गंधर्व देवी के साथ, सॉरी इच्छिनी देवी के साथ। इच्छिनी देवी जो है उसके साथ गुजरात का शासक भी शादी करना चाहता था, लेकिन अंततोगत्वा पृथ्वीराज थर्ड उससे शादी कर लेता है। गुजरात का इसके अलावा नाडोल सीमा से लेकर भी विवाद था, और सोमेश्वर की हत्या भी भीमदेव सेकंड ने कर दी थी। तो इनके बीच में नागौर का युद्ध होता है 1184 में। फिर मध्यस्थता करवाता है इनका जगदेव प्रतिहार। वेरी इंपॉर्टेंट, नाम याद रख लेना, बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी मध्यस्थता हो जाती है। बाद में जो है मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज के बीच में युद्ध होता है। 1175 में वो मुल्तान के कर्माथियों को हराता है मोहम्मद गौरी। फिर 1178 में अनिल वाड़ा की तरफ से भारत में एंट्री करना चाहता है, लेकिन वहाँ हारता है बुरी तरह से, भीम सेकंड हराता है। और 1191 में दिल्ली में जब अटैक करता है तो तराइन के पहले युद्ध में तबर हिंद भटिंडा दुर्ग पर ये कब्जा कर लेता है। काजी जियाउद्दीन को वहाँ पर प्रशासक नियुक्त कर देता है। काजी जियाउद्दीन को पृथ्वीराज थर्ड हराता है। फिर वहाँ पर जो है गौरी वापस आता है, तो गौरी को भी हराया जाता है। और गौरी उस समय जो है इस तराइन वाले पहले युद्ध में अपने सामंत सिंह जो है वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, सामंत सिंह मारे जाते हैं। और गोविंदराज तोमर भी इनकी तरफ से लड़ रहा था पृथ्वीराज की तरफ से। ठीक है, तराइन वाला सेकंड युद्ध होता है, उसमें जो है इनके खांडेराव जो है इनके सेनापति हुआ करते थे, और गोविंदराज तोमर भी इनकी तरफ से लड़ रहे हैं, और पृथ्वीराज भी खुद तो था ही। फिर सिरसा और सरस्वती की नदी के तट पे जो है इनकी हत्या कर दी जाती है, और खांडेराव और गोविंदराज भी इस युद्ध में मारे जाते हैं। ठीक है, सेकंड युद्ध में जो है गौरी जीतता है और भारत पर पूरा अधिकार हो जाता है गौरी का। अपन इसके बारे में फरिश्ता और लेनपोल बोलता है, जो तराइन का सेकंड युद्ध है उसको नारायणा का युद्ध या तोरावटी का युद्ध भी बोलता है। इसके बाद 1192-94 में इसका पुत्र गोविंदराज जो है गौरी द्वारा अजमेर का शासक नियुक्त कर दिया जाता है। बाद में जो है वो अजमेर छोड़ के बाद में रणथंभौर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो ये था अपना पृथ्वीराज थर्ड और अजमेर का चौहान वंश। धन्यवाद। मेवाड़ का देखा, फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं 1 मिनट 2 मिनट में, कि मेवाड़ के जित्र सिंह जी, ठीक है, सबसे पहले जो है सल्तनत के साथ इनका टसल होता है। और जित्र सिंह के समय इल्तुतमिश ने भूताला के युद्ध में 1227 में जो है जित्र सिंह पे आक्रमण किया जाता है। और हमीद मनवर्धन या जयसिंह सूरी की जो बुक है उसमें जो है इसका जिक्र मिलता है, और नागदा को क्षति पहुंचाया जाता है। इस वजह से जित्र सिंह ने अपनी राजधानी बदल कर कहां कर ली थी? चित्तौड़ कर ली थी। ठीक है, तो नागदा को क्षति पहुंचाया जाता है। और लेकिन भूताला के युद्ध में अंतिम जीत किसकी होती है? अंतिम जीत अपने जित्र सिंह जी की होती है। ठीक है, इसके बाद जो है नासिरुद्दीन महमूद आता है। ठीक है, सॉरी, उसके बाद भूताला के युद्ध में तो इल्तुतमिश रहता है, दूसरे युद्ध में है जो नासिरुद्दीन महमूद रहता है। नासिरुद्दीन महमूद 1248 में जो है अटैक होता है, और बलबन जो है उसका नासिरुद्दीन महमूद की ओर से बलबन यहाँ पे अटैक करता है। कारण इसका ये होता है कि जलालुद्दीन जो उसका नासिरुद्दीन का भाई था उसको शरण दे दी जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद तेज सिंह आता है, उसका भाई जित्र सिंह का जो है पुत्र तेज सिंह। तेज सिंह के समय में भी बलबन का आक्रमण होता है, लेकिन वो पूरी तरह से असफल रहता है। तीसरा जो है अपना मेवाड़ का शासक होता है रतन सिंह, जिसके समय भी सल्तनत ने अटैक किया है। सल्तनत का अलाउद्दीन खिलजी इस पे अटैक करता है। कारण क्या रहता है? पद्मिनी, ये मलिक मोहम्मद जायसी बोलता है। और दूसरा कारण रहता है गुजरात का व्यापारिक मार्ग
के बीच में पड़ता था चित्तौड़गढ़। फिर साम्राज्यवादी लिप्सा भी जो थी, दोनों की थी, अलाउद्दीन खिलजी भी साम्राज्यवादी और हमीर भी साम्राज्य, रतन सिंह भी साम्राज्यवादी, सॉरी, है ना। तो दो कैसे बंदी बना लिया जाता है, ये बात उल्लेख मिलता है अपने को नाभी नंदन और अमीर खुसरो से। चित्तौड़ का पहला साका होता है ये, ऐसा, इसमें जौहर कौन करता है, पद्मिनी करती है 1600 अन्य रानियों के साथ, और केसरिया कौन करता है, रतन सिंह, गोरा और बादल के साथ। इसके अलावा जो है पद्मिनी की ऐतिहासिकता के पक्ष में कौन कौन है, ये 8 जने पद्मिनी की ऐतिहासिकता को महत्व देते हैं। और इसके विपक्ष में कौन कौन से हैं, विपक्ष में है सूर्यमल्ल मिश्रण से लेकर बनारसी प्रसाद तक, ठीक है। तो ये विपक्ष में है। फिर हमीर के बारे में भी अपन को, चौथा जो शासक था अपने मेवाड़ का, कौन था जिसके समय सल्तनत का अटैक हुआ था, वो था हमीर। हमीर के समय सिंगोली का युद्ध होता है, और सिंगोली के युद्ध में 1336 में मोहम्मद बिन तुगलक को हराता है हमीर, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। मेवाड़ में, रणथंभौर में अगर अपन देखते हैं तो गोविंदराज, ठीक है, वो कुतुबुद्दीन और इल्तुतमिश जो है उसके साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है, लेकिन कुछ छोटे मोटे अटैक के अलावा बड़ा अटैक नहीं होता है इसके टाइम पे, गोविंदराज के टाइम में। लेकिन वीर नारायण के समय में जो है इल्तुतमिश का भयंकर अटैक होता है, लेकिन वो असफल रहता है, और उसको दिल्ली बुलाकर जो है इल्तुतमिश संधि वार्ता के लिए बुलाता है, और वो उसका वध कर देता है। इसके बाद जो है वीर नारायण के बाद वाघभट्ट आता है। वाघभट्ट जो है वो भी दिल्ली सल्तनत के किसी भी अटैक को सफल नहीं होने देता है। जय सिंहा या जित्र सिंह जो है, उसने जो उसके समय में नासिरुद्दीन महमूद अटैक करता है, और वो भी असफल रहता है, ठीक है। लेकिन हमीर देव चौहान के समय में अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है, तो दो जनों ने अटैक किया था, ये चाचा भतीजों ने। तो जलालुद्दीन खिलजी ने 1290-91 में अटैक किया था, जहाइन दुर्ग को जीता सबसे पहले, और उसका नाम नौशहर बना दिया। उसके समय में जो है गुरदास सैनी जो वहां का प्रशासक हुआ करता था, वो वीरगति को प्राप्त हो जाता है। बाद में जब रणथंभौर का घेरा डाला गया, ठीक है, उसमें जो है वो असफल रहता है, और ये घोषणा करता है कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का अटैक होता है 1299 से 1301 में। इसका रीजन ये होता है कि दोनों साम्राज्यवादी थे, और मोहम्मद शाह और केहबरू, ठीक है, दोनों मंगोलों को शरण दे रखी थी उसने। और इसके चाचा के जो पराजय थी, जलालुद्दीन खिलजी की जो पराजय थी, वो उसका भी बदला कौन लेना चाहता है, अलाउद्दीन खिलजी। तो उसने 2 अटैक किए, 1299 पे अटैक किया था, वो अनिर्णायक रहा था। और हमीर जो थे उसके 2 सेनापति रहते हैं, धर्म सिंह और भीम सिंह। अलाउद्दीन के भी 3 सेनापति रहते हैं, उलूग खां, अल्प खां और नुसरत खां, ठीक है। नुसरत खां इस युद्ध में मारा जाता है। इधर भीम सिंह जी भी वीरगति को प्राप्त कर जाते हैं, तो उसका आरोप धर्म सिंह जी पे लगा के जो है हमीर देव जो है उसको अपने पद से हटा देता है, और नया सेनापति भोज को बना देता है। भोज जो है वहां रणथंभौर में होने वाले धन संकट का सामना नहीं कर पाता है, और भीम सिंह जो है, जब भोज धन संकट का सामना नहीं कर पाता है, तो भीम सिंह जी एक सुझाव के साथ आते हैं, और वो सुझाव को मान लिया जाता है, और जनता पर भारी टैक्स लगाया जाता है। भीम सिंह को अपना पद वापस दे दिया जाता है, लेकिन जनता के आह्वान पर हमीर देव द्वारा वापस इसको पदच्युत करके रतिपाल को उसकी जगह अपने को सेनापति बनाया जाता है। फिर 1301 में अटैक होता है, और हमीर की तरफ से रणमल, रतिपाल और मंत्री सुरजन शाह, ये तीनों इसको धोखा दे देते हैं, और किले के गेट कमालुद्दीन गुर्ग के लिए खोल दिए जाते हैं। बाद में कमालुद्दीन गुर्ग जीत जाता है, लेकिन इस समय राजस्थान इतिहास का पहला साका होता है 1301 में। केसरिया जो है हमीर के द्वारा किया जाता है, जौहर रंगदे के द्वारा किया जाता है, जल जौहर देवलदे द्वारा किया जाता है, और पद्मला तालाब में जल जौहर होता है। और उसका प्रशासक जो है बाद में जब जीत लेता है कमालुद्दीन गुर्ग, तो उसके स्थान पर प्रशासक किसको बना दिया जाता है, उलूग खां को प्रशासक बना देता है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। खुसरो बोलता है आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का सदन बन गया है, ठीक है। इतना सा आपका पूरा। सल्तनत और राजपूताना संबंध पढ़ रहे थे, उसमें आता है अपना जालोर। जालोर में 3 शासकों का मुगलों के साथ सल्तनत के साथ प्रतिरोध रहेगा। उदय सिंह जो सर्वाधिक शक्तिशाली सोनगरा था, 1228 में इल्तुतमिश के से, और 1254 में नासिरुद्दीन महमूद से का अटैक होता है, तो दोनों को ये न्यूट्रलाइज कर देता है। वहीं चचिक देव महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाले शासक नासिरुद्दीन और बलबन इन पर अटैक करने का प्रयास करता है, और दोनों असफल रहते हैं। कानड़ देव 1305 से लेकर 1311 तक शासक रहेगा। इनकी संपत्ति की इंद्र के घर और 9 निधियों से तुलना की जाती है। इस कानड़ देव के बारे में जो जानकारी का प्रमुख स्रोत है वो कानड़ देव प्रबंध है पद्मनाभ का। इनके पुत्र वीरम देव और पत्नी जैतल देवी हुआ करती थी। अलाउद्दीन का आक्रमण इसलिए होता है कि गुजरात जाति सेना से इनका जो सेनापति है जेता देवड़ा, वो टैक्स वसूलता है, और उलूग खां जो सोमनाथ की मूर्ति लेकर जा रहा होता है, टूटी हुई मूर्ति के अवशेष दिल्ली में अपमानित करने के लिए,
तो उनको छीन लेता है कौन, जेता देवड़ा, और वो 5 स्थानों पर मंदिर बना देता है। पंच महादेव मंदिर इनको कहा जाता है। 1305 में जो है आइन उल मुल्क के नेतृत्व में जो है यहाँ पर अटैक किया जाता है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर लेता है कानड़ देव। ठीक है, अपने पुत्र वीरम देव को दरबार में भेजा जाता है, और फिरोजा जो है उसकी पुत्री हुआ करती थी अलाउद्दीन खिलजी की, उसको जो है वीरमदेव से प्रेम हो जाता है, विवाह का प्रस्ताव रखा जाता है। वीरमदेव ने अस्वीकार कर दिया और अस्वीकार करके वापस जालोर आ गया। 1308 में कमालुद्दीन गुर्ग और गुलबिहिस के नेतृत्व में वापस अटैक होता है। सिवाना जो है, सबसे पहले सिवाना पे अटैक किया जाता है, जिसको जालोर के दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। वहां पर जो है सेनापति भावड़ा हुआ करता था, वो जो है मामाकुंड अलाउद्दीन खिलजी ने प्रलोभन देकर उसको मामाकुंड में गोरख मिलवा देता है, और वहां बाद में जब इसकी हत्या करवा दी जाती है, और उस समय जो है पहला साका होता है सिवाना का शीतल देव और मैना देव के नेतृत्व में। वेरी इंपॉर्टेंट, खेराबाद विजय के बाद इनका नाम रख दिया जाता है। उस समय अलाउद्दीन के 2 सेनापति नाहर खां और भोज मारे जाते हैं, और मलकाना का युद्ध जब होता है, खेराबाद पर जब अटैक कर लिया जाता है, पूरी तरह से जीत लिया जाता है, तो मलकाना में एक सेना भेजी जाती है, जिसको वीरमदेव और उसका भाई मालदेव दोनों न्यूट्रलाइज कर देता है। मलिक नायक और शमश खां के नेतृत्व में सेना भेजी जाती है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं कि 1311 में कमालुद्दीन गुर्ग और गुलबहिस्त के नेतृत्व में पुनः सेना आती है। दहिया बीका जो है सेनापति हुआ करता था किसका, अपने कानड़ देव का, और वो जो है इनको गुप्त रास्ते बता देता है, और गुप्त रास्ते बता देगा तो उनकी पत्नी जो हुआ करती थी दहिया बीका की, हीरा दे, है ना, वो उसका वध कर देगी। इसी समय जो है जालोर का पहला साका होगा, 1311 में होगा। कानड़ देव और जेतल देव जो है साका करेंगे, और आशापुरी माता के सामने वीरमदेव चौकी में वीरमदेव बाद में आत्महत्या कर लेंगे। दादा सनावर जो है उनकी गर्दन को दिल्ली लेके जाएंगे, यमुना में कूदकर फिरोजा भी सती हो जाती है। अलाउद्दीन खिलजी ने जब इस पर विजय प्राप्त कर ली तो इसका नाम जलालाबाद रख दिया जाएगा, और अपनी पुत्री की स्मृति में यहाँ पर जालोर दुर्ग में मकबरा बनाया जाता है फिरोजा के नाम पर। और अलाई दरवाजा, जिसे तोपे मस्जिद भी कहा जाता है वर्तमान में, इन दोनों का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा यहाँ पर किया जाता है। इसी तरह से जालोर पर अलाउद्दीन का पूरी तरह से नियंत्रण हो जाता है। मुगल राजपूताना संबंधों की बात करें तो 2 टाइप की नीतियाँ आपको यहाँ पर नजर आएगी। सहयोग की नीति में हमारे सिलेबस में है बीकानेर के राय सिंह और आमेर के मान सिंह। विरोध की नीति में 4 शासक हैं सिलेबस में, मेवाड़ के सांगा प्रताप राज सिंह और मारवाड़ के चंद्रसेन। सांगा आज हम पढ़ते हैं सांगा या संग्राम सिंह फर्स्ट 1509 से लेकर 28 तक शासन करेंगे। हिंदू पथ सम्राट और सैनिकों का भग्नावशेष इनकी उपाधियाँ हैं। ठीक है, आरंभिक में जो इनके पिता रायमल हुआ करते थे, उनके 11 पुत्री 2 पुत्रियां हुआ करती थी। इनमें 3 में आपको उत्तराधिकार संघर्ष दिखेगा। पृथ्वीराज उड़न राजकुमार और जयमल जो है वो आरंभ में ही जो है इनके पिता के जीवन काल में ही इनकी मृत्यु हो जाएगी। बाद में जब सांगा शासक बनेगा तो उस समय जो है राजगद्दी होगी इनकी। 24 मई 1509 में राजगद्दी पे बैठेंगे। तो राजगद्दी के समय समकालीन शासकों पर जरूर आपसे प्रश्न पूछा जाता है। गुजरात के महमूद बेगड़ा, मालवा के नासिरुद्दीन और दिल्ली का सिकंदर लोदी, ये प्रमुख थे। इन्होंने जो है सुरक्षा के लिए, राज्य की सुरक्षा के लिए शुरुआती प्रयास के तहत इन्होंने अजमेर को सिक्योर किया सबसे पहले, और अपने सहयोगी करमचंद पंवार को वहां पर बैठा दिया। मारवाड़ के गांगा को भी सहयोगी बनाया, और इधर साइड गुजरात वाले बॉर्डर पे ईडर वाले रायमल को यहाँ पर बैठाया और उसको अपना सहयोगी बनाया। इसी तरह के सिरोही में वागड़ को भी अपना मित्र बना के इन्होंने चारों तरफ से अपने राज्य को सिक्योर करने का प्रयास किया, और जितने भी अपने राजपूत शासक है उन सबको मित्र बनाने का भी इसने प्रयास किया। अब इसमें देखिए आप, अगर इस राजस्थान के नक्शे में आप देख रहे होंगे तो 3 राज्य हैं, गुजरात, इधर मालवा और इधर दिल्ली। इन तीनों राज्यों से जो है इसके संघर्ष रहते हैं। तो पहले अपन दिल्ली का देखते हैं। तो दिल्ली में इब्राहिम लोदी इब्राहिम लोदी के साथ इनका संघर्ष रहता है, और खातोली के युद्ध में 1517 में इसकी विजय होती है। और सांगा जो है इसका जो है अमर काव्य वंशावली में आप देखोगे कि लोदी के शहजादे को गिरफ्तार करने का भी इसमें उल्लेख प्राप्त होता है, और लोदी के शहजादे को गिरफ्तार करके जब उसने लोदी ने धन दिया तो तब जाके उसको छोड़ा है। तो इसी युद्ध में जो है इसका बायां हाथ और एक पैर जो है चला गया था, और इसको सैनिकों का भग्नावशेष कहा है टोड ने। बाड़ी वाले युद्ध में देखते हैं तो बाड़ी वाले युद्ध 1518 में होता है। मियाँ माखन, मियाँ हुसैन फार्मूली और इब्राहिम लोदी के साथ जो है ये इब्राहिम लोदी अटैक करता है सांगा के विरुद्ध, और सांगा इसमें भी जीत जाता है। फिर अपन देखते हैं दिल्ली वाले उसमें, तो दिल्ली वाले सेगमेंट में बाद में बाबर भी आ जाएगा, लेकिन गुजरात वाले में विवाद अगर अपन देखेंगे तो ईडर वाले राजगद्दी को लेके ही विवाद था। तो ईडर में रायमल को जो है शासक बना दिया जाता है। बाद में जब रायमल की मृत्यु हो जाती है और भारमल जो है रिक्वेस्ट करता है, तो बाद में भारमल को भी शासक बना दिया जाता है सांगा द्वारा। ठीक है, भारमल को वैसे शुरुआत में मुजफ्फर शाह जो गुजरात का था वो सहयोग दे रहा था,
ठीक है। फिर अपन देखते हैं मालवा वाले उसमें, तो मालवा में 2 ही कारण की वजह से जो है युद्ध होते हैं, महत्वाकांक्षी है दोनों। और मेदिनी राय जो था उसको गागरोन की जागीर दे देता है, और गागरोन पर अपना अधिकार कौन समझता है? मालवा का महमूद सेकंड। गागरोन का युद्ध होता है 1519 में महमूद खिलजी और सांगा के बीच में, और आसफ खां इसके पुत्र को मार दिया जाता है, और महमूद को, जो इसका राजा था महमूद सेकंड, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने वाला था हरिदास चारण, उसको जो है 12 गांव जो है दे दिए जाते हैं। 6 माह की कैद महमूद जो है मेवाड़ में 6 माह की कैद भोग के जाएगा, और उसका पुत्र जो है उसको जमानत में रख के उसको मुक्त कर दिया जाता है बाद में। तबकात अकबरी में निजामुद्दीन अहमद जो है वो उसके उदार व्यवहार की प्रशंसा करता है। किसके? सांगा के उदार व्यवहार की। ठीक है। बाबर को देखें तो बाबर के साथ किस प्रकार से युद्ध होगा, तो बाबर दोनों महत्वाकांक्षी, और तुजुके बाबरी में एक कारण और लिखा गया है कि इब्राहिम लोदी के विरुद्ध सहयोग न देना जो है, या वादा खिलाफी जो है, इसका दोनों के संघर्ष के बीच का महत्वपूर्ण कारण था। बयाना युद्ध में देखते हैं तो 16 फरवरी 1527 में बयाना का युद्ध होता है। मेहंदी ख्वाजा और सुल्तान मिर्जा दोनों सांगा के खिलाफ युद्ध करते हैं, और वो इसमें सांगा जो है जीत जाता है। इसमें एक प्रश्न आपको संस्कृति से मिलता है कि अरबी ताशा नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग जो है सर्वप्रथम बयाना युद्ध के दौरान ही किया गया था। फिर एक चीज अपन देखते हैं कि खानवा का युद्ध होता है 17 मार्च 1527, फिक्स 1 महीने बाद जस्ट। ठीक है। तो मोहम्मद शरीफ अफगानिस्तान का होता है ज्योतिषी, वो सांगा के विजय की घोषणा कर देता है। उससे जो है मनोबल में वृद्धि हो जाती है, मनोबल गिर जाता है मुस्लिम सेना का। तो उसके मनोबल को बढ़ाने के लिए जो है 3 काम करता है बाबर। एक तो शराब छोड़ देता है, जिहाद का नारा देता है, और तमगा कर या व्यापारिक कर जो है, जो व्यापारिक कर हुआ करता था उस समय का, वो त्याग देता है। ठीक है। तो इस तरीके से तमगा जो है मुस्लिम व्यापारी को ऊपर लगता था, ये व्यापारिक कर। ठीक है। तो उत्साही बाबर की सेना जो है सांगा पर अटैक कर देती है, और सांगा इसमें पराजय होता है। सांगा जो है घायल हो जाता है, और अखिराज सोनगरा जो होते हैं सिरोही के, वो उसको बसवा में इलाज के लिए ले जाया जाता है। सादड़ी के झाला अज्जा जो है बाद में जो खानवा के युद्ध का जो मेन लीडिंग भूमिका में झाला अज्जा आ जाते हैं, और वो कभी कभी आपसे हलवद और काठियावाड़ के भी पूछा जाता है, तो छत्र धारण करते हैं झाला अज्जा। ठीक है। इसके हार का कारण अगर अपन देखें तो तोफखाना, तुलगुमा युद्ध पद्धति, विकेंद्रीकृत राजपूत सेना, धोखा नागौर के सलदी तंवर, नागौर का खानजादा, और सलदी तंवर जो था रायसीन का, वो दोनों धोखा दे देते हैं। ओझा जी बोलते हैं कि 1 माह तक सैन्य तैयारी देने की वजह से इनकी सांगा की हार होती है। ठीक है। तो ये भी महत्वपूर्ण देख लेना। तो ये था अपना सांगा, और इसमें जो है 7 राजा, 9 राव, 104 सरदार तुर्की बाबरी के हिसाब से इसके दरबार में रहा करते थे। फिर से जो है रिवीजन हो जाए। प्रताप का जन्म हुआ है 9 मई 1540। ठीक है। ये 1572 से लेके 97 तक शासक रहेंगे। ठीक है। आप कहाँ जन्म हुआ था? बादल महल कुंभलगढ़ में हुआ था। माता का नाम जयवंताबाई सोनगरा, बचपन का नाम कीका। राज्यारोहण की तिथि याद रख देना 28 फरवरी 1572, होली पर हुआ था। 32 साल के थे उस समय। जगमाल और प्रताप के बीच में संघर्ष में प्रताप का साथ देता है कृष्णदास चुंडावत, जो है अपने तलवार बंदाई करते हैं और राज्याभिषेक करते हैं। ठीक है। सरदारों और विश्वास पात्रों का सहयोग इनको प्राप्त होता है। जगमाल जो है वो भटियानी रानी धीरबाई के पुत्र हुआ करते थे, जिनको उदय सिंह द्वारा शासक नियुक्त किया गया था। ठीक है। बाद में जब ये नाराज होकर अकबर के दरबार में चले जाते हैं, तो इनको वहां पर जहाजपुर, आंधी और सिरोही का आधा हिस्सा, पहले जहाजपुर दिया जाता है, फिर आंधी दी जाती है, फिर बाद में सिरोही का आधा हिस्सा दे दिया जाता है। ठीक है। दत्तानी के युद्ध में 1583 में ये राव सुल्तान के विरुद्ध लड़ते हुए मारे जाते हैं। ठीक है। प्रताप वर्सेस अकबर में अपन देखते हैं 4 शिष्टमंडल भेजे जाते हैं। जमा भट्टो नाम से अपन ने याद किया था, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल के नेतृत्व में। ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध होता है 18 जून 1576, वेरी इंपॉर्टेंट। 18 जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। राजसमंद में पड़ता है हल्दी घाटी। खमनोर का युद्ध किसने कहा था इसको? अबुल फजल ने कहा था। गोगुंदा का युद्ध बदायूनी ने कहा था, और थर्मोपल्ली कहा था टोड ने। ठीक है। फिर एक शंकरा रास्ता होता है हल्दी घाटी। मुगल सेना का संगठन में जो है हरावल में थे मान सिंह जगमाल, और आसफ खां जो थे मध्य सेना में थे, चंद्रावल में मोहम्मद बख्शी थे। इधर प्रताप में जो है हरावल में याद रखना, प्रताप वाली सेना संगठन जरूर याद रख लेना, मुगलों की करो मत करो, है ना। प्रताप वाली सेना संगठन में हरावल में थे हकीम कासूर और कृष्णदास चुंडावत, चंद्रावल में थे भील पुंजा, और इधर दक्षिण पार्श्व में थे ग्वालियर के रामशाह, और वाम पार्श्व में थे अपने झाला मना और झाला बीदा। ठीक है।
फिर अपन देखते हैं हाथियों के युद्ध, हाथियों का युद्ध भी किसको कहा जाता है? हल्दी घाटी वाले युद्ध को कहा जाता है। इसमें कौन कौन से हाथी लड़े थे? मर्दाना, गजमुक्ता, गजराज, रणमदार अपने मुगलों की तरफ से लड़े थे, और राणा की तरफ से लूणा और रामप्रसाद लड़े थे। और रामप्रसाद को जो है जब पकड़ लिया जाता है तो उसका नाम क्या पकड़ दिया जाता है? पीर प्रसाद कर दिया जाता है। हल्दी घाटी का परिणाम क्या हुआ कि छापामार पद्धति जो है फेमस हो गई। इसके अलावा अकबर की पराजय मानते हैं कौन? डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा, और राजस्थान सरकार भी इसको अकबर की पराजय को स्वीकार करती है हल्दी घाटी युद्ध में। मान सिंह और आसफ खान की ड्यूटी बंद कर दी जाती है, मतलब दरबार में जो है वो आने से रोक लगा दी जाती है। मान सिंह जो है गोविंदा से वापस बुला लिया जाता है। कुंभलगढ़ जो है राणा की राजधानी बन जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कुंभलगढ़ राणा की राजधानी बना ली जाती है। फिर शाहबाज खां के नेतृत्व में अटैक होते हैं 77, 78, 79 में। 77 में कुंभलगढ़ दुर्ग का आक्रमण किया जाता है जो विफल रहता है। राव भान सोनगरा जो है वहां पे मारे जाते हैं, ठीक है। बाद में शेरपुर की घटना होती है 1580 में, और शेरपुर की घटना में अब्दुल रहीम खान खाना जो है उसको गवर्नर बनाया जाता है, मेवाड़ की जिम्मेदारी दी जाती है। अमर सिंह जो है उनकी पूरे परिवार जो होता है अब्दुल रहीम खाना का, उस परिवार को कैद कर लेता है। और वहां पर प्रताप द्वारा महिला का सम्मान का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया जाता है, ठीक है, नैतिकता के सभी पक्षों में। फिर इसके बाद भामाशाह की भेंट होती है 1580 में चूलिया गांव में। 20,000 के आसपास स्वर्ण मुद्राएं देके जो है भामाशाह मेवाड़ का उद्धार करते हैं, इसलिए इसको मेवाड़ का उद्धारक और दानवीर भी कहा जाता है। फिर बाद में अक्टूबर 1582, ये तिथि भी याद रखते हैं ना, दिवेर का युद्ध होता है। इसको मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। इसमें जो है अपनी खोई हुई सारी प्रतिष्ठा को मेवाड़ वापस अर्जित करने में सफल रहते हैं। अमर सिंह और प्रताप एक तरफा जीतते हैं, किसके खिलाफ? सुल्तान खां के खिलाफ। सुल्तान खां की हत्या किसने करी थी? अमर सिंह ने करी थी, ठीक है। तो इसको प्रताप के गौरव का प्रतीक भी बोला जाता है, किसको? दिवेर के युद्ध को, ठीक है। कर्नल टोड ऐसा बोलते हैं। 1582 से 85 तक एक युद्ध विराम रहता है ना, अनकहा युद्ध विराम। इसमें कोई संधि नहीं होती है, लेकिन ये यहाँ पर कोई भी पक्ष एक दूसरे पर अटैक नहीं करता है। चावंडी राजधानी बनाई जाती है ना। लूणा चावंडिया को हरा के प्रताप चावंड वाला क्षेत्र जीतते हैं। तो 1585 से लेकर 1613 तक चावंड राजधानी रहेगी, ठीक है। लगभग चित्तौड़ और उदयपुर को छोड़कर पूरा मेवाड़ जीत लिया था प्रताप ने अपने जीवन काल में। और 1597 में 19 जनवरी को प्रताप की धनुष पर प्रतिष्ठा चढ़ाते हुए मृत्यु हो जाती है। ये है प्रताप के बारे में सब कुछ, ठीक है। इससे ज्यादा प्रश्न आपसे पूछा नहीं जाएगा। इसके अलावा अपन ये भी देख लेते हैं, इनकी प्रताप की छतरी बांडोली में चावंड के पास है, और चेतक की छतरी बलीचा में, ठीक है। प्रताप के कुछ दरबारी थे महत्वपूर्ण, चक्रपाणी मिश्र, जिन्होंने विश्व वल्लभ उद्यान निर्माण पे व्यवहार आदर्श, मुहूर्त माला और राज्याभिषेक पद्धति 4 किताबें लिखी। हेमरथ ने लीलावती लिखी और बहुत सारी चौपाइयां लिखी। दुर्सा आडा ने विरुद्ध छत्तारी और प्रताप बावनी, ठीक है। कवि माला सांडू ने प्रताप सिंह राज झूलना, और स्थापत्य में भी प्रताप का नाम जो है एक स्वर्णाक्षरों में लिखा जाता है, क्योंकि इसने जो चावंड के महल बनवाए थे वो एकाशीति पद वास्तु पद्धति पर बनवाए थे। इसके अलावा हरिहर का मंदिर बनाया था बद्राणा में, चामुंडा माता का मंदिर चावंड में बनाया था, और मालपुरा का एक शिव मंदिर भी बनाया था मालपुरा विजय के दौर बाद, ठीक है। चावंड चित्रशैली जो है उसमें नसीरुद्दीन या निसारुद्दीन एक चित्रकार हुआ करते थे, जिसने 6 राग और 36 रागनियों के चित्र बनाए थे। तो ये था अपना पूरा कंप्लीट प्रताप, ठीक है। इनकी तिथि याद रखिए, फरवरी 1572 से जनवरी 97, ठीक है। तो ये तिथियां थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाती है प्रताप में, क्योंकि महत्वपूर्ण शासक है। आपको फटाफट से क्विक रिवीजन करा देता हूँ। राज तिलक हुआ था शाहजहां के द्वारा, राणा की पदवी और 5000 का मनसब देकर कंप्लीट करवाया गया था। इसके अलावा शाहजहां और राज सिंह जी के बीच में द्वेष का एकमात्र जो इवेंट हुआ था वो था चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण, जिसमें सादुल्ला खां के नेतृत्व में 30,000 की सेना भेजकर शाहजहां द्वारा जो है वो वापस चित्तौड़ दुर्ग डिस्ट्रॉय करवा दिया जाता है। इसके अलावा अगर अपन देखते हैं औरंगजेब और राज सिंह जी के बीच में, तो उत्तराधिकार युद्ध में जो है तटस्थ रहते हैं राज सिंह जी, और इसको जो है औरंगजेब अपना समर्थन समझ लेता है, और 6000 का मनसब देके राज सिंह जी को संतुष्ट किया जाता है औरंगजेब द्वारा। टेका दौड़ में मुगल क्षेत्र जीतते हैं कौन? राज सिंह जी। फिर चारुमती के साथ विवाह का प्रकरण होता है, जिसमें किशनगढ़ मान सिंह जी की बहन चारुमती के साथ जो है विवाह कर लिया जाता है, किसके द्वारा? राज सिंह द्वारा, है ना। उससे औरंगजेब विवाह करना चाहता था, तो इन दोनों के बीच में ये भी मतभेद था, ठीक है। इसके अलावा देसूरी की नाल का युद्ध होता है, और जिसमें रतन सिंह चूड़ावत मारे अपने वीर गति को प्राप्त होते हैं, और हाड़ी रानी सहल कंवर ने उनको सेनानी के रूप में अपना सर दिया था। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। फिर जजियाकर का विरोध किसने किया था? सर्वप्रथम राजस्थान में राजपूताना में राज सिंह जी ने किया था, मेवाड़ के, ठीक है। फिर राठौड़ सिसोदिया गठबंधन जब हुआ था, तो उसमें अजीत सिंह जी और दुर्गादास को शरण देकर केलवे नाम की जो जागीर है वो आपने देते हैं इनको, ठीक है। इनकी उपाधियां फेमस है, विजय कटकातु, जो इनकी सैन्य प्रवृत्ति को दर्शाती है। इसके अलावा इनको हाइड्रोलिक रूरल भी कहा जाता है ना। हाइड्रोलिक रूरल क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह पानी से प्रेम करने वाला शासक एक तरीके से, तो इन्होंने बहुत सारी झीलें और बावड़ियां बनाई थी।
तो इनकी प्रमुख जो झीलें बावड़ियों में देखते हैं तो त्रिमुखी बावड़ी का नाम आता है, उदयपुर में है, जया बावड़ी भी कहते हैं, रानी रामरस दे, है ना, इनके द्वारा ये बावड़ी बनाई जाती है। फिर जाना सागर तालाब उदयपुर का, ये भी फेमस है, जिसको बड़ी तालाब कहा जाता है ना। इसी के जो ताल है उस पर अपने को एक प्रशस्ति मिलती है जो इनकी माता जाना दे द्वारा खुदवाई जाती है, और इसके जो लेखक थे वो लक्ष्मी भट्ट और भास्कर भट्ट होते हैं। फिर राजसमंद झील पर गोमती नदी को रोककर जो है राजसमंद झील के का निर्माण करवाया जाता है, जहां पर राजनगर बसाया जाता है और सर्वश्रुतु विलास महल बनाए जाते हैं। राज प्रशस्ति उसकी पाल पर रखी हुई है, 25 बाटे रखे हुए काले कलर के, और सबसे बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति कही जाती है नौ चौकी पाल, उस पाल का नाम भी याद रख लेना, ठीक है। भाषा जो है इसकी संस्कृत है, लिपि जो है देवनागरी है। रणछोड़ भट्ट तेलंगु जो द्वारा लिखा जाता है। मेवाड़ का सारा इतिहास मिलता है बापा रावल से लेकर राज सिंह तक का। इसके अलावा मुगल मेवाड़ संधि की सारी शर्तें अपने को मिलती है। इसके अलावा शक्ति सिंह जो प्रताप के भाई थे उनका उल्लेख मिलता है। इनके जो मेवाड़ के जितने भी शासक हुए थे उनकी तकनीकी योग्यता और पृथ्वीराज रासो और गुरुकुल प्रणाली के बारे में भी अपने को जानकारी देती है। इसके अलावा यहाँ पे जो मंदिर अपने को मिले हैं राज सिंह द्वारा निर्मित, तो राज सिंह जी ने 3 मंदिरों का निर्माण करवाया था। फेमस अंबा माता का मंदिर उदयपुर में, शिहाड़ में नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर, जिसमें अपने छोटे से भगवान श्री कृष्ण का बाल्य रूप में जो है वहां पे मूर्ति में अपने को मिलती है। फिर ये मूर्ति जो है मथुरा से लेके आए थे गोविंदास और दामोदर। वहां पर जो है हवेली स्थापत्य फेमस है सिहाड़ की, ठीक है। इसके अलावा कांकरोली, द्वारकाधीश कांकरोली का जो टेम्पल है वो भी फेमस है। ये 3 मंदिर बनाएंगे। इसके अलावा दरबारी, इनके दरबारी विद्वान में फेमस कौन थे? किशोर दास जी ने राजप्रकाश लिखी, सदाशिव भट्ट ने राज रत्नाकर लिखी, रणछोड़ भट्ट ने अमर काव्य वंशावली या राज प्रशस्ति लिखी, कविमान ने राजविलास लिखी, गिरधर आशा ने सगत रासो लिखी और कल्याण दास ने गुण गोविंद लिखी। ये था अपना पूरा राज सिंह जी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर जो है आप तैयार हो जाइए, किसका? मारवाड़ का चंद्रसेन, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मारवाड़ का चंद्रसेन कर लेंगे और ये आपका पूरा और मुगल वर्सेस राजपूताना कंप्लीट हो जाएगा। 2 और जो मुगलों के साथ जिनके प्रेमवत संबंध थे, जिनके साथ दोस्ताना संबंध थे, उनको भी अपन देखेंगे, ठीक है। अपने राय सिंह जी थे बीकानेर वाले और अपने मान सिंह जी थे कहाँ के? जयपुर के आमेर के, तो वो भी देखेंगे। बाकी अपना लगभग मुगल राजपूताना हो गया, तो मध्यकाल इतना ही था अपना राजस्थान में, और फिर उसके बाद अपन आधुनिक राजस्थान पे आ जाएंगे, है ना। तो शायद उसमें भी अपने को 7-8 क्लासेस लगेगी आधुनिक में भी, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि नवंबर के महीने तक अपन एंड तक जो है अपना पूरा राजस्थान कंप्लीट कर देंगे, और जो अपना इंडिया वाला पोर्शन रहेगा तो मैं कोशिश करूंगा 10-12 दिन में वो इंडिया वाला पोर्शन भी आपका कंप्लीट करवा दूं, और फिर अपने कुछ बचेगा नहीं, तो पेपर फर्स्ट का अपना शायद हो सकता है 10 दिसंबर तक अपन कंप्लीट कराने का टारगेट रखेंगे, ठीक है। 10 दिसंबर तक हो जाता है ईश्वर की कृपा से, तो आप बहुत अच्छे से तैयारी कर लोगे, क्योंकि उसके बाद तो जुलाई में एग्जाम है ना। आप 10 बार 20 बार 50 बार भी अगर ये वीडियो बार बार रिपीटेटिव मोड पे कर लोगे ना, तो इससे ज्यादा भारी चीज आपसे पूछी नहीं जाएगी। ये मैंने बहुत एडवांस लेवल तक का करवा दिया आपको, है ना। तो आप ये टेंशन मत लेना कि मैटर हमारे पहुंच से बाहर आएगा, तो वो बिल्कुल भी नहीं आएगा ना। बिना बेफिक्र हो कि आप बढ़िया तैयारी करो, ठीक है। तो अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम कोशिश करते हैं आपकी क्वेरी लेने का, ठीक है। चलो आप देखते रहिए, आप सभी का धन्यवाद। मुगल राजपूत संबंधों में राउत चंद्रसेन की भूमिका को अगर अपन देखते हैं तो चंद्रसेन ने जोधपुर पर 1562 से लेकर 81 तक शासक रहेगा। वहां पे जो है मालदेव उनके पिताजी के 4 पुत्र हुआ करते थे। मुख्यतः झाला रानी स्वरूप दे का पुत्र हुआ करता था चंद्रसेन। सबसे बड़े पुत्र राम सिंह को चंद्रसेन जब शासक बन जाएगा तो गुंदोज देगा, उदय सिंह को फलौदी देगा, रायमल को सिवाना देगा। लेकिन ये इससे राजी नहीं होंगे तो उत्तराधिकार का संघर्ष करेंगे। उत्तराधिकार संघर्ष में राम और चंद्रसेन के बीच में जो उत्तराधिकार संघर्ष रहेगा उसमें अकबर अपनी सेना भेज देता है हुसैन कुली खां के नेतृत्व में। तो हुसैन कुली खां के नेतृत्व में जब सेना आती है 1564 में नाडोल वाला युद्ध होगा, ठीक है। नाडोल के युद्ध में जो है चंद्रसेन जो है वो हार जाएगा और वो जोधपुर छोड़ के भाद्राजून की तरफ विस्थापित हो जाएगा। इसके बाद उदय सिंह और चंद्रसेन के बीच में भी एक उत्तराधिकार संघर्ष होता है जिसको लोहावट के युद्ध का नाम दिया गया, ठीक है। और जब 1570 में नागौर दरबार लगेगा तो अकबर जो है नागौर दरबार अकाल राहत कार्यों के लिए लगाएगा। लेकिन इसका जो छुपा हुआ ऑब्जेक्टिव था कि पश्चिमी राजस्थान के सारे शासकों को जो है अकबर की अधीनता में लाया जाए, तो वो विभिन्न पश्चिमी राजस्थान के शासकों को बुलाता है। बीकानेर के कल्याणमल को बुलाता है, कल्याणमल उसका पुत्र राय सिंह वहां पे आते हैं। कोटा के दुर्जन साल को बुलाता है, जैसलमेर के हरराज को बुलाता है, भाद्राजून से चंद्रसेन को बुलाता है, फलौदी से उदय सिंह को बुलाता है, आदि सभी राजाओं को आमंत्रित करता है। लेकिन जोधपुर में अगर देखें तो उसके भाई उदय सिंह और राम सिंह की तरफ इसका झुकाव होता है अकबर का, तो इस वजह से जो है चंद्रसेन को पूरी तरह से जो है इग्नोर कर दिया जाता है अकबर द्वारा। तो इग्नोर कर दिया जाएगा तो चंद्रसेन नागौर दरबार बीच में छोड़ के चला जाता है और भाद्राजून पहुंच जाता है, ठीक है।
अब विभिन्न इतिहासकारों ने नागौर दरबार का रिजल्ट के बारे में ऐसे कहा है जोधपुर के पर्सपेक्टिव से कि अबुल फजल और बदायूनी तो मानते हैं कि उस समय जो है चंद्रसेन ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी अकबर की। फिर रामकरण आसोपा एक और इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने बोला था कि अकबर भेंट के लिए बुलाता जरूर है लेकिन वो पहुंचता नहीं है। ठीक है। विश्वनाथ रेऊ बोलते हैं कि अकबर की इच्छा तो ये थी कि चंद्रसेन नाम मात्र की अधीनता अगर स्वीकार कर लेना तो उसको जोधपुर का राजा बना दिया जाए, लेकिन चंद्रसेन इसके लिए राजी नहीं हुआ। ठीक है। तो ये विभिन्न इतिहासकारों द्वारा बताया गया है। अगर अपन देखें पूरी चंद्रसेन की, राव चंद्रसेन की जर्नी, तो उसमें जोधपुर से जब वो हार जाता है हुसैन कुली खां वाले युद्ध में, तो वो सीधा वहां से भादराजून चला जाता है। भादराजून से फिर सिवाना की ओर मूव कर देता है। सिवाना में जो है वो सिवाना का दुर्ग में जो है फत्ता राठौड़ को नियुक्त करता है। वहां पर अकबर का सेनापति शाहबाज खां आता है और उस पर अटैक करता है और सिवाना जीत लेता है। लेकिन वहां पे फत्ता राठौड़ वीरतापूर्वक लड़ते हुए मारा जाता है। उसके बाद वो सिवाना से प्रतिस्थापित होकर कानूजा, पीपलूद और रामपुरा पहुंचता है। रामपुरा में एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि मुगल सेनापति जलाल खां की हत्या कर देता है। ठीक है। कौन कर देगा? चंद्रसेन। फिर इसके बाद देखते हैं तो पोखरण के दुर्ग में भाटी रावल हर राय को 1 लाख फदिये में बेच देता है, क्योंकि आर्थिक संकट बहुत बड़ा छाया हुआ था राव चंद्रसेन के ऊपर। तो पोखरण दुर्ग 1 लाख फदिये में बेचता है भाटी रावल हर राय को। ठीक है। फिर उसके बाद सारण की पहाड़ियों में चला जाता है। वहां पे सचीचाई नामक गांव, पाली में पड़ता है सचीचाई नामक गांव। वहां पे 1581 में बेरीसाल राठौड़ द्वारा उसको जो है जहर दे दिया जाता है और ये बात जोधपुर की ख्यात में लिखी हुई है। तो ये था अपना राव चंद्रसेन। से संबंधित फटाफट से याद करवा देता हूँ। राजा मानसिंह, मिर्जा राजा और फरजंद, इसकी 2 उपाधियां प्रसिद्ध है। 1589 में शासक बनता है। उससे पहले भंवर मानसिंह, इसका जन्म जो है मोजमाबाद में होता था। भंवर के रूप में जो है इन्होंने 12 वर्ष की अवस्था से मुगल सेवा में अपनी सेवा देना आरंभ कर दिया था। रणथंभौर अभियान के दौरान वो सुरजनहाटा से मिलते हैं अपने पिता के साथ में और सुरजनहाटा को मुगलों के पक्ष में करवाते हैं। इसके बाद गुजरात अभियान में 3 महत्वपूर्ण अभियान किए जाते हैं। उस दौरान शेर खां फौलादी और उसके पुत्र के विद्रोह को दबाया जाता है। उसके बाद सरनाल के युद्ध में इब्राहिम मिर्जा और अफगानों के खिलाफ युद्ध किया जाता है और जिसमें हरावल का नेतृत्व कौन करता है? मानसिंह। फिर डूंगरपुर आक्रमण के दौरान एक शासक रहता है डूंगरपुर का आस्करण, उससे मिलने का प्रयास किया जाता है, लेकिन जब वो मिल नहीं पाता है तो उस पर अटैक किया जाता है और उनके जो दो प्रमुख भतीजे थे बागा और दुर्गा, वो जो है इस अभियान के दौरान मारे जाते हैं। बाद में आस्करण जो है मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेता है। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है। फिर कुंवर मानसिंह के रूप में भगवान दास के उस समय शासक थे, इसलिए कुंवर मानसिंह हो गए। और कुंवर मानसिंह के रूप में इन्होंने 4 प्रमुख काम किए। प्रताप के दूसरे शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया? मानसिंह ने किया 1576 में। 1581 में मिर्जा हकीम के खिलाफ जो है काबुल में विद्रोह किया और उसमें जो है 5 कबीलों को जीता। इस वजह से इनकी ध्वजा का रंग कैसा हो गया? पचरंगी ध्वजा। ठीक है। तो ये झाड़ सहित ध्वजा पहले यूज करते थे, उसके बाद से कौन सी ध्वजा आ गई? पचरंगी ध्वजा, 5 रंगों की ध्वजा। ठीक है। 1585 में जो है काबुल की सूबेदारी जो है इन्होंने काबुल की सूबेदारी संभाली। 1587 में बिहार के सूबेदार बना के भेज दिया गया। वहां पे बिहार में जो है अराजकता की स्थिति बनी हुई थी इससे पहले, तो अराजकता की स्थिति को शांत करने वाले शासक भी कौन है? मानसिंह। फिर उसके बाद 89 में इनके पिता भगवंत दास जी की मृत्यु हो जाती है और पटना में इनका राज्याभिषेक कर दिया जाता है। जब वापस आमेर आते हैं 1589 में आमेर का राजा बनते हैं, वापस बिहार जाते हैं क्योंकि बिहार के गवर्नर है उस समय में। तो बिहार में 3 काम करेंगे, पहले गिद्धौर के पूरणमल को हराएंगे, फिर 1590 में खड़गपुर के संग्राम सिंह को हराएंगे और फिर हाजीपुर के गणपत को हराएंगे। तो 3 ये काम महत्वपूर्ण है। उसके बाद उड़ीसा में विद्रोह किया जाता है। उड़ीसा में जो है अफगानों के खिलाफ कतलू खां और नासिर खां को हराया जाता है बीनापुर और सारनगढ़ के युद्धों में। तो बीनापुर और सारनगढ़ के युद्धों में कतलू खां और नासिर खां को हराएंगे। फिर खुर्दा में जो है रामचंद्र को आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित करेंगे या आत्मसमर्पण करवा देंगे रामचंद्र से, खुर्दा के राजा से। फिर बंगाल सूबेदार बनते हैं 1594 में। उस समय जो है राजधानी जो है टाडा से अकबरपुर या राजमहल लेके जाएंगे। उसके बाद 1603 में जब इनको अकबर द्वारा 7000 का मनसब और फर्जंद की उपाधि दे दी जाती है तो इनमें इनका जो स्ट्रेचर और ऊपर हो जाता है। मुगल जो प्रमुख व्यक्ति हैं मुगलों के, उस समय उनका स्ट्रेचर उसके बराबर हो जाता है। फिर 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। उसके बाद जो है खुसरो षड्यंत्र में जो है इनका नाम आता है। खुसरो इनका भांजा था, तो खुसरो षड्यंत्र में इनका नाम आता है। अपने जहांगीर के साथ जो है मनमुटाव हो जाता है मानसिंह के नाम आने पर। ठीक है। उसके बाद बंगाल की तीसरी सूबेदारी दे दी जाती है। उसमें केवल निजामती अधिकार दिए जाते हैं 1605 में, और दीवानी जो अधिकार है वो वजीर खां के पास रहते हैं। दक्षिण भारत की अभियान में 1609 में भेजा जाता है। वहीं पर 1614 में एलिचपुर में इनकी मृत्यु हो जाती है महाराष्ट्र में। तो ये हैं इतने मानसिंह। इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां देखेंगे। स्थापत्य में आमेर का राजप्रसाद बनाया, 12 दरी, जो आमेर की 12 दरी है उसमें मुगल प्रभाव दिखता है, वो भी इन्हीं का है। इसके अलावा 2 शहर बसाए थे, बंगाल में अकबरपुर, बिहार में मानपुर,
इसके अलावा 4-5 मंदिर महत्वपूर्ण है। भवानी शंकर का मंदिर बैकुंठपुर पटना में है, महादेव का मंदिर गया में है, शिला देवी का मंदिर आमेर में है, गोविंद देव जी का वृंदावन में है, और जगत शिरोमणि का मंदिर जो प्रमुख अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में बनाया गया था रानी कनकावती द्वारा। इनकी रानी थी प्रमुख कनकावती, जगत सिंह इनका पुत्र था, और मीरा वाली मूर्ति में इनकी जो है मीरा वाली मूर्ति जगत शिरोमणि में रखी हुई है, और तक्षण कला के लिए प्रसिद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, उसमें बारीक काम हो रखा है, तो इसलिए जगत शिरोमणि तक्षण कला के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा भी आपसे आर्ट एंड कल्चर में प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा इनके प्रमुख दरबारियों में देखते हैं तो पुंडरीक विट्ठल, इन्होंने 5 किताबें लिखी थी, दूनी प्रकाश, नर्तन निर्णय, राग चंद्रोदय, राग मंजरी और रागमाला। फिर राय मुरारी दास, ठीक है, राय मुरारी दास है, मान प्रकाश जिसने लिखी थी, जगन्नाथ के समय मानसिंह कीर्ति मुक्तावली और दादू दयाल द्वारा दादुवाणी, ये इनके समकालीन थे लेकिन इनके दरबारी नहीं थे। वेरी इंपॉर्टेंट बात है। हरिनाथ और सुंदरदास 2 और दरबारी थे। इसके अलावा दलपत राय ने पवन पश्चिम और पत्र प्रशस्ति ये रचनाएं लिखी थी। तो ये था अपना पूरा मानसिंह। और इसमें मानसिंह के अलावा मुझे लगता नहीं है इसमें ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाएगा जो अपने इस जो लिखे हुआ है ना उससे बाहर का कोई प्रश्न हो, ठीक है। इसमें मैंने लगभग सारी चीजें कवर कर दी है। और फिर बाहर का आ जाए तो अब यार इतिहास तो इतना इनफाइनाइट है ना, और आपको जीएस के पर्सपेक्टिव से पूछेगा तो इससे बाहर कुछ आना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आप जो है इस पे पूरी तरह से विश्वास रखिए इस मैटर में, और निश्चित ही आपको जो है इस मैटर के जरिए आपको पूरी तरह से सफलता मिलेगी, ये मैं इंश्योर करना चाहता हूँ आपको, ठीक है। तो आप इसी तरीके का स्नेह आप बरसाते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। और अगर आप नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़िए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि जो इम्पोर्टेंट मटेरियल है ना अपना, जो परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, उसको अपन जल्दी से जल्दी कवर कर सके, ठीक है। ये है अपना वीडियो, और अब नेक्स्ट वीडियो में अपन जो है रायसिंह जी, बीकानेर के रायसिंह जी को कंप्लीट कर लेंगे, तो अपना मिडाइवल फेज पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा राजस्थान का। इसके बाद अपन राजस्थान के मॉडर्न पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये था अपना आज का वीडियो, है ना। धन्यवाद आप सभी का। तो एक बार फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इनके आरंभिक जीवन में नागौर दरबार में ये पिता कल्याणमल के साथ शामिल होते हैं, और वहां पर इनके दोनों पुत्रों को जो है अकबर के दरबार में छोड़ दिया जाता है। और दोनों पुत्रों का नाम क्या था, एक तो राय सिंह जी, एक पृथ्वीराज जी। फिर इसके बाद देखते हैं 1572 से 74 में इनके विश्वास पात्र, अकबर के विश्वास पात्र बन जाते हैं, तो उस समय इनको बीकानेर का, अपने जोधपुर का प्रशासक नियुक्त कर दिया जाता है। इसके बाद जो है जब इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है कल्याणमल जी की, तो बीकानेर का शासक बनते हैं। फिर कठौली के युद्ध में इब्राहिम मिर्जा को हराते हैं, और सिरोही में बीजा देवड़ा और सुल्तान देवड़ा, बीजा देवड़ा को भगा के सुल्तान देवड़ा को शासक बनाया जाता है। वहां पे जगमाल को आधा राज्य दे दिया जाता है, और उससे अकबर की अधीनता स्वीकार करवा ली जाती है। लेकिन बाद में सुल्तान देवड़ा जो है इनके खिलाफ चला जाएगा, और जगमाल से दत्तानी के युद्ध में जो है जगमाल से आधा राज्य छीन लेगा, और उनकी उस जगमाल की हत्या कर देगा, और सुल्तान देवड़ा जो है वापस अकबर के खिलाफ हो जाएगा। फिर जालोर के ताज खां को जो है उसको भी अकबर के अधीनता स्वीकार करवाते हैं, कौन, राय सिंह जी। तो ये इन्होंने जोधपुर प्रशासक के तौर पर कार्य किए थे। मुगलों की सहायता के टाइम पे क्या क्या किया था, 1581 में काबुल में अटैक करते हैं, मानसिंह के साथ जाते हैं। बलूचिस्तान विजय के दौरान भी जो है इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था। कंधार विजय में जो है 1591 में खाने खाना के साथ जाते हैं, और कंधार के विद्रोह का दमन किया जाता है। थट्टा सिंध में पड़ता है, तो थट्टा अभियान में बुरहानुर मुल्क के साथ जाते हैं, है ना, 1593 में। मेवाड़ में दोनों जो अभियान किए थे सलीम के नेतृत्व में किए थे। तो सलीम कौन था, जहांगीर, जो बाद में शासक बनता है 1599 से लेकर 1603, सॉरी 1599 में एक अभियान हुआ, 1603 में दूसरा अभियान हुआ। फिर मुगल प्राप्तियों में देखते हैं तो 1577 में 51 परगने दिए जाते हैं, 4000 का मनसब दिया जाता है। 1593 में जूनागढ़ का प्रदेश का सूबेदार बना दिया जाता है। 1604 में शमशाबाद और मीरपुर की जागीर दी जाती है, और राय की उपाधि दी जाती है, तो वो भी स्वीकार करते हैं। 1605 में जो है जहांगीर शासक होता है, जिसमें 5000 की मनसब दिया जाता है, जहांगीर शासक बनते हैं, और खुसरो विद्रोह में आगरा का जिम्मा इनको मिलता है, ठीक है। फिर इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां देखते हैं कि जूनागढ़ के दुर्ग में 1589 से लेकर 94 तक इनके मंत्री करमचंद द्वारा बनाया जाता है। लेकिन 93 में जब इनको जूनागढ़ का प्रदेश दे दिया जाता है, तो इस दुर्ग का नाम जूनागढ़ रख देते हैं। पहले इसका नाम क्या हुआ करता था, चिंतामणि दुर्ग, ठीक है। तो रायसिंह प्रशस्ति यहाँ पे खुदवाई जाती है, जेता द्वारा, जेता जैन मुनि होते हैं, उनके द्वारा रायसिंह प्रशस्ति खुदवाई जाती है। फिर बीकानेर चित्रकला का आरंभ हुआ था इन्हीं के समय में, और भागवत पुराण पर इनका पहला चित्र बनता है यहाँ पे। आंसू कवि थे, फोक पर कविता लिखते हैं। प्रमुख रचनाएं में देखते हैं तो रायसिंह महोत्सव, वेदक वंशावली, बाल बोधनी, ज्योतिष रत्नमाला, ये 4 प्रमुख है। घोर त्रिकाल पड़ता है, तो उस त्रिकाल में सदाव्रत खोलते हैं। इसी वजह से मुंशी देवी प्रसाद ने इनको राजपुताने का कहा, और जयसोम ने कर्म वंशोत कीर्तनम में राजेंद्र कहा है। इनकी मृत्यु जो है 1612 में बुरहानपुर में हो जाती है। तो ये था अपना रायसिंह। फटाफट क्विक रिवीजन भी कर लिया अपन ने, और रायसिंह का पूरा देख भी लिया शासनकाल। तो इतने में रायसिंह से आपके इससे बाहर प्रश्न आएंगे नहीं, है ना। ये मैंने बहुत डिटेल में, डेप्थ में पढ़ा दिया।
और फालतू ज्यादा चर्चा करने से भी कोई फायदा नहीं उस तरीके का। ठीक है, तो आप ऐसे ऐसे याद कर लो। और इसके बाद जो है अपन मॉडर्न शुरू करते हैं। तो मॉडर्न में अपन अगली लेक्चर में अपन मिलते हैं मॉडर्न के साथ, है ना। तो आप जो है इसको अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, ये है आज का